दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, कई बार बड़ी जीत आत्मविश्वास से जरूरत से ज्यादा लवरेज कर देती है। और क्या यही एनडीए और एनडीए की लीड पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं हो रहा? क्योंकि बिहार में मिली एनडीए की बड़ी जीत एनडीए के अंदर मोदी सत्ता को टिकाए रखने वाले तीनों खंभों को विचलित कर रही है। पहला ट्रेलर महाराष्ट्र से दिखा, दूसरा ट्रेलर बिहार से शुरू हो गया और तीसरा ट्रेलर तो न जाने कब से इस प्रतीक्षा में बैठा है कि इंडिया गठबंधन कब इस स्थिति में आता है कि दिल्ली की सत्ता अचानक से एनडीए के बदले इंडिया की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे। दरअसल एनडीए चरमरा रहा है। एनडीए के अंदर से लगातार चरमराने की खबरें आ रही है। 240 के साथ टिकी हुई मोदी सत्ता, जिसको बहुमत के लिए 32 और का जुगाड़ चाहिए, और उस 32 का जुगाड़ जहां से होता है वो तीनों चूल्हे हिलती हुई दिख रही है, बयानों में दिख रही है। रावण कहा जा रहा है, लंका का जिक्र हो रहा है, और इन सब के बीच ईडी का भी जिक्र हो रहा है, इन सब के बीच बंगला का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन इस बार शुरुआत बिहार से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से हुई है, और बिहार में भी अंदर खाने खेल पड़ा है। तो आखिर इस बड़ी जीत के बाद एनडीए चरमराता हुआ क्यों दिख रहा है? इस बड़ी जीत ने एनडीए को ऐसे हालात में क्यों पहुंचा दिया जिससे एनडीए के अंदर सहयोगी दलों के भीतर असुरक्षा की भावना ज्यादा बड़े तरीके से अब दिखाई देने लगी है? चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश में हो, इन सब के पास लोकसभा में कुल जमा 35 सांसद है। और ये 35 सांसद एनडीए या इंडिया किसी की भी सरकार केंद्र में बनवा देने के लिए काफी है। शुरुआत एकनाथ शिंदे से, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर के जो निकाय चुनाव है या फिर उसके बाद कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, इन सब चुनाव के पहले जिस प्रकार की खींचतान एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ शुरू हुई, उसमें रावण और लंका जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी आपसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में भाजपा और शिवसेना के नेताओं के बीच हुआ। उसे देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर इस गठबंधन के लक्षण दुरुस्त दिखाई नहीं देते। पिछले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नाम पर जीत हासिल कर, उनके चेहरे पर जीत हासिल कर, मराठा वोटरों के भीतर स्प्लिट कराने के लिए, टूट कराने के लिए जिस चेहरे का इस्तेमाल हुआ, उस चेहरे का नाम जो एकनाथ शिंदे था, वो एकनाथ शिंदे प्रमोशन की बजाय डिमोशन करा दिए गए, मुख्यमंत्री की जगह डिप्टी सीएम बना दिए गए। बात इतने तक ही नहीं थी, बात तो यहां तक थी कि अब उद्धव ठाकरे से भी पींगे बढ़ाए जाने की खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के करीब जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे चारा डालेंगे? एकनाथ शिंदे की पार्टी का भविष्य काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर से मिल रहे ऑक्सीजन पर टिका हुआ है। वरना शिंदे गुट के सांसद, जो 7 सांसद उनके पास है, वो कुछ भाजपा में और कुछ शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ चले जाए, कब चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत एक अजब दौर से गुजर रही है, एक ऐसे दौर से जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि सत्ता का एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण जिस तरह से बीजेपी ने अपने पास महाराष्ट्र में किया है, मराठा लॉबी की राजनीति को खत्म करके किया है, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में स्प्लिट कराने के बाद किया है, चुनाव चिन्ह किसी दूसरे गुट को दिलाने के बाद किया है, उस खेल का पटाक्षेप अब दूसरे रूप में दिल्ली की सत्ता को डीएस्टेबिलाईज करने यानी अस्थिर करने की दिशा में न बढ़ जाए, उसके पहले क्यों ना शिंदे की पार्टी ही खत्म कर दी जाए। क्योंकि बीजेपी के एक इशारे पर शिवसेना के ज्यादातर विधायक या तो उद्धव ठाकरे गुट में जा सकते हैं या फिर कुछ एक उनमें से भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। शिंदे गुट के ऊपर बहुत दबाव पहले से बनाया गया। कहा जाता है, महाराष्ट्र को जानने वाले कई पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिंदे गुट के ऊपर दिल्ली की एक लॉबी, गुजरात लॉबी का बहुत बड़ा दबाव था कि अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करा दे। एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो शर्त है कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तब उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लॉबी है, वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए एक बड़ी लॉबी तैयार नहीं है। लेकिन कोई तो है जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अपने तरीक महाराष्ट्र की सत्ता को चलाना चाहता है, अपने इशारे पर चलाना चाहता है। महाराष्ट्र के अंदर एक सम्राट चौधरी की नियुक्ति चाहता है,
महाराष्ट्र के अंदर सत्ता को अपने इशारे पर नचाने वाला एक खेल देखना चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र उसके लिए तैयार नहीं है। पालघर का चुनाव हो या कई अन्य दूसरे चुनाव हो, स्थानीय चुनाव, इन सभी चुनाव में देखने में यही मिल रहा है कि पिछली बार जो महाविकास आघाड़ी थी, स्थानीय स्तर पर उसके कई नेता, यहां तक कि विधानसभा का चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी भी महायुति के अलग अलग दलों में, यानी एनडीए के अलग अलग दलों में शामिल हो रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो एकनाथ शिंदे वाली, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो। जबकि महाराष्ट्र लोकसभा सीटों का गणित देखें तो 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास है, 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास है, 8 सांसद शरद पवार की एनसीपी के पास है, तो 1 सांसद अजीत पवार के पास है। दिल्ली के गणित में अजीत पवार का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अजीत पवार की अहमियत है। उद्धव ठाकरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अब बीजेपी इसकी जरूरत नहीं समझती कि एकनाथ शिंदे उसके लिए बहुत काम के हैं, लेकिन गुजरात लॉबी के लिए एकनाथ शिंदे काम के हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षा महाराष्ट्र से ऊपर की है। महाराष्ट्र के ऊपर की इस महत्वाकांक्षा को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अब भी एक लॉबी बीजेपी के अंदर है, जिसे लगता है कि संसाधनों के मामले में महाराष्ट्र से आने वाला नेता गुजरात पर भारी पड़ सकता है, गुजरात लॉबी के संपूर्ण सामर्थ्य पर भारी पड़ सकता है। और जिस मामले में योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी को चैलेंज देने की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास बड़ा सूबा है, उनके पास कॉरपोरेट की ताकत है, उनके पास संघ की ताकत है, और इन सब से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चलती है, संघ और भाजपा की जिस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ती है, उस तमाम समीकरणों पर देवेंद्र फडणवीस फिट बैठते हैं। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए कहीं से तो कोई ताकत मिल रही है जो एकनाथ शिंदे को एक वैसा राजनीतिक ऑक्सीजन मुहैया करा रही है जिस ऑक्सीजन के सहारे महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ शिंदे को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश महाराष्ट्र की भाजपा कर रही है, वही गुजरात लॉबी जो दिल्ली पर काबिज है वो शिंदे का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए करना चाहती है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे को राजनीतिक ऑक्सीजन मुहैया कराना आज की तारीख में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनती जा रही है जिससे गुजरात लॉबी के पूरे खेल को धराशायी किया जा सके। तो क्या इस खेल में एकनाथ शिंदे के सांसद ही उनसे दूर चले जाएंगे? लेकिन इसके उलट जरा पटना की तस्वीर देखिए। पटना की तस्वीर यदि आप देखते हैं तो पटना में एक तरफ बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी है। अब चूंकि बड़े बहुमत के साथ भारत के संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार बनी है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष, चाहे हम दिल से माने या ना माने, लेकिन स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव तो मानना ही पड़ेगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने की स्थिति में यदि 202 सीटें आई है तो एनडीए को खुश होना चाहिए था, लेकिन एनडीए के अंदर एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच रार मची है। नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री हैं और क्या नीतीश कुमार की ये बतौर मुख्यमंत्री आखिरी पारी पूरे 5 साल की होगी या उससे छोटी कर दी जाएगी, इसकी पूरी बुनियाद पिछले 2 दिनों से पटना में चल रही ईडी की रेड में ढूंढी जा सकती है। आखिर नौबत क्यों आई कि इतनी बड़ी जीत के बाद सत्ता के दुलारे आईएएस अधिकारियों के ऊपर ईडी की रेड की खबरें आने लगे? आखिर ये नौबत क्यों आई कि जिन आईएएस अधिकारियों को नीतीश कुमार ने अपने 20 साल की सत्ता के दरमियान सत्ता के बेहद करीब रखा, बड़े बड़े काम और टास्क उन्हें सौंपे गए, उन टास्क को सौंपे जाने वाले अधिकारियों पर यदि ईडी की रेड चलने की खबरें आ रही है तो इसके पीछे कौन है? आखिर किसको निशाने पर लेने के लिए, किसको धमकाने के लिए कोशिशें हो रही है? बंगला के द्वारा बंगला छीनने का, बंगला बदलने का जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस को अब कहा जा रहा है कि नोटिस वापस ले लिया जाएगा, लेकिन उस नोटिस के माध्यम से जो सियासी लकीर खींचने की कोशिश थी, उस सियासी लकीर के पीछे किसी और अधिकारी के ऊपर ईडी की जांच का डर तो नहीं था, क्योंकि मंत्री तो जनता दल यूनाइटेड के हैं, भवन निर्माण मंत्री विजय चौधरी। फिर कैसे लालू यादव और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया? राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित आवास में, जो विधान परिषद में बतौर नेता विपक्ष यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त ओहदे के साथ जो आवास मिला हुआ था, उस आवास को बदलने के लिए और नीतीश कुमार के सीएम हाउस के बगल में मौजूद आवास से तकरीबन 1.6 किलोमीटर
यानी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर कोई आवास अलॉट किया गया, तो आखिर इस नजदीकी से खतरा किसको दिखाई दे रहा था? सवाल बहुत बड़ा है कि एक तरफ अधिकारियों पर ईडी की रेड, दूसरी तरफ नोटिस, तीसरी तरफ विधानसभा के अंकगणित में नीतीश कुमार की पार्टी का राजनीतिक तौर पर बीजेपी से असुरक्षा का भाव उत्पन्न होना, और चौथी तरफ बिहार की सियासी तस्वीर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार के अंदर उस हालात में होना कि नीतीश कुमार सत्ता में यदि हिस्सेदारी देने को तैयार हो तो जो भी दे दे वो स्वीकार्य होगा। बार्गेनिंग की स्थिति नहीं है। आइडियल परिस्थिति तो ये नीतीश कुमार के लिए है, न चाहते हुए भी आदर्श परिस्थिति ये महागठबंधन के लिए है। तो क्या उस खेल को पलटने के लिए एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ बंगले का नोटिस, तीसरी तरफ गृह मंत्रालय का लिया जाना, यानी पुलिस प्रशासन का बीजेपी के मंत्री के हाथ में चला जाना, और चौथी तरफ इस पूरी कवायद को साधने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक गुवाहाटी मॉडल जैसी तस्वीर खड़ी करने की कोशिश करना? स्वाभाविक है कि इन सब से नीतीश कुमार के कान खड़े होना स्वाभाविक है। एक तरफ एकनाथ शिंदे की परिस्थितियां, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की परिस्थितियां, और तीसरी तरफ सहयोगी दलों का हाल देखते हुए, चाहे वो नीतीश कुमार हो या एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो हरियाणा में चौटाला परिवार की पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियां हो, इन सब के हालात को देखते हुए काफी हद तक सहयोगी ना होते हुए भी सहयोगी जैसा रोल समय समय पर अदा करते रहे नवीन पटनायक के साथ जो खेल हुआ, उन सब को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू यदि राजनीतिक तौर पर खुद को भारतीय जनता पार्टी से दूर ले जाने के विकल्प की वो तलाशते दिखे, तो उनके विकल्प की तलाश में पटना और मुंबई की गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन सब के बीच गौर करने वाला डेवलपमेंट यह है कि चंद्रबाबू नायडू के दोस्त माने जाने वाले बेहद करीबी डीके शिव कुमार, अगर उनकी ताजपोशी कर्नाटक में होती है तो उनके दो करीबी पड़ोस के दो राज्यों में कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो, एक तरफ रेवंत रेड्डी तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए जो सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है, क्या इस स्थिति के लिए मुंबई और पटना की गतिविधियां 12 और 7 19 सांसदों का खेल नायडू के 16 सांसदों की ताकत को और बढ़ाएगा नहीं तो करेगा क्या? और नायडू की बढ़ती हुई ताकत, दिल्ली में चल रहा सियासी खेल, महाराष्ट्र और पटना का खेल और बिहार और महाराष्ट्र के खेल के बीच एक तरफ जिस तरह से सत्ता को सीमेंटेड करने की कोशिशों में गुजरात लॉबी तमाम तरह की उन कोशिशों को, तमाम उन राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखने के लिए भी तैयार है, जिसमें अब तक 14 से 24 तक की सत्ता जो बीजेपी की सत्ता कही गई, और अब एनडीए की सत्ता को दिलो दिमाग में बिठाते हुए जो असहजता भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को दिखाई दे रही है, उस असहज परिस्थिति के बीच अगर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे असहज महसूस करें, चंद्रबाबू नायडू असहज महसूस करने की स्थिति में पहुंचते दिखे, तो आखिर एनडीए का दरकना और एनडीए के बिखरने की बुनियाद भला इससे बड़ी और हो क्या सकती है? हकीकत यह है कि एनडीए के बिखरने के लिए हालात पैदा हो रहे हैं। हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से अगर बड़े गोल को सेट करने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन ने बड़े गोल को सेट करने की कोशिशों को थोड़ी भी संसद के शीतकालीन सत्र में हवा देने की कोशिश की, तो सत्ता की जगह विपक्ष का टैग और विपक्ष की जगह सत्ता का टैग अगर उलटता हुआ दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को भी इंटैक्ट मानना बहुत भारी भूल हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई सांसदों, लोकसभा सांसदों के बारे में कहा जाता है कि वो ममता बनर्जी के संपर्क में है। और थोड़ा इससे इतर हटकर बात करें तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियों में भाजपा आलाकमान के द्वारा समर्थित कैंडिडेट की भाजपा के ही एक सांसद के द्वारा हार हो गई, उसके बाद तो साफ दिखा कि बीजेपी भी अंदर से एक ऐसा खेमा उसके अंदर जो तैयार हो रहा है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं करने दे रहा, क्योंकि गुजरात लॉबी का मनपसंद अध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। और इन सब के बीच बीजेपी के अंदर सेंस ऑफ एलियनेशन, यानी एक तरह से सत्ता से अलगाव का भाव जिन सांसदों में है, उन लोगों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उस बढ़ती हुई संख्या के बीच संसद का शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
मुंबई की गतिविधियों पर नजर रखिए, पटना की गतिविधियों पर नजर रखिए और चंद्रबाबू नायडू के नेक्स्ट मूव पर नजर रखिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ट्रंप टैरिफ से भी जो राज्य सबसे ज्यादा परेशान है उनमें से एक राज्य और सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। उनके यहाँ के किसान और खास करके मछली पालन में लगे हुए किसानों को निर्यात के आधार पर जो उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उस आंध्र प्रदेश के घर घर की अर्थव्यवस्था वाली परिस्थिति को जो पूरी तरह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, भला उसकी भरपाई ट्रंप टैरिफ के बिना मोदी सत्ता तो करने से रही, क्योंकि मोदी सत्ता की अहमियत ट्रंप के लिए बहुत छोटी होती जा रही है। सत्ता के गोदी सेठ के ऊपर अमेरिका में कई तरह की बंदिशें बढ़ती जा रही है, लेकिन इन बंदिशों के बीच सत्ता यदि नायडू के सामने झुकने के लिए तैयार होती है तो स्वाभाविक है कि अब तक वो नीतीश कुमार और शिंदे के सामने झुक चुकी होती, लेकिन वहां तो परिस्थितियां एकदम उल्टी दिखाई दे रही है। ये ठीक है कि इंडिया गठबंधन को हार मिली, बुरी हार मिली बिहार में, लेकिन इस बुरी हार ने इंडिया गठबंधन के अंदर भी असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। जो ममता बनर्जी राज्य की राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट से इतर दिखाई देती है, संसद की राजनीति दिल्ली के पावर इक्वेशन में इनसे इतर जाकर सोच भी नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल इससे अलग जाके सोच भी नहीं सकते। अखिलेश यादव जिन्हें हर कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए, 2027 में यानी 15 महीने बाद जहां चुनाव होने हैं, उस सत्ता की बुनियाद रखने के लिए दिल्ली में संसाधन संपन्न एक वैकल्पिक सरकार की सबसे ज्यादा शिद्दत से जरूरत यदि किसी को है तो 4 महीने बाद ममता बनर्जी को है, तो 15 महीने बाद अखिलेश यादव को है। इसी सवाल के इर्द गिर्द नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बढ़ जाती है और इसी सवाल के इर्द गिर्द पटना में ईडी की कार्रवाई, पटना में बंगला खाली करने का नोटिस और मुंबई में शिंदे के साथ रावण और लंका जैसे शब्दों के साथ जो शब्दबाण बीजेपी के चल रहे हैं, उसकी अहमियत को समझा जा सकता है। तो इस पूरी अहमियत को समझते हुए इस पूरे खेल को और इसके पीछे बिछ रही सियासी बिसात को यदि समझने की कोशिश की जाए तो नजर बनाए रखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आने वाले दिनों में किस तरह से सह और मात के खेल में भारत की सियासत में सीधी चाल नहीं चलते हुए शतरंज की ढाई घर वाली चाल को चलते हुए नजर आते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, दिल्ली की सत्ता और दिल्ली की सियासी बिसात, इन दोनों के बीच जो एक बड़ा अजीबोगरीब रिश्ता रहा है, उस रिश्ते की परत दर परत यदि खुलेगी तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की भूमिका है उसमें सब कुछ तय करेगी कि आखिर एकनाथ शिंदे कहां तक हिम्मत बांधे, आखिर नीतीश कुमार के हिम्मत बांधने का आधार क्या हो और आखिर चंद्रबाबू नायडू के सामने कौन सा आधार मुहैया कराया जाए जिस आधार के सहारे चंद्रबाबू नायडू एनडीए को टाटा बाय बाय कर सके। जमीन पर तो हालात बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो सियासी खिचड़ी पक रही है उसके लिए राहुल गांधी और खड़गे क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ आपके सामने आएगा कि सियासत किस तरफ जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।